हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। तो कल हम जो पॉलिटी का लेक्चर एक पढ़े थे उसमें उसी के आगे आज हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका कि जैसे हमने क्या क्या टर्म्स देखे थे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने संविधान देखा था, संविधान होता क्या है, संविधान की एक डिफिनेशन जानी थी। उसके बाद हम फिर कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम संविधान को समझना चाहे और उन क्वेश्चन जो प्रश्नों के उत्तर थे उनके माध्यम से हमने समझा कि संविधान कैसे किसी देश की मूल विधि हो सकती है, कि एक सजीव कैसे निकाय है, कैसे हमेशा गतिज अवस्था में रहता है। फिर हमने किसी भी देश की राज व्यवस्था की प्रकृति को उसके संविधान के माध्यम से जानना सीखा कि वो एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्धसंघात्मक है। इस तरह से फिर हमने संविधान का वर्गीकरण देखा कि संविधान का वर्गीकरण देखा कि दो प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित अलिखित। फिर हमने उसमें समझा कि कौन से किसको लिखित कहते हैं, किसको अलिखित कहते हैं। लिखित और लिखित संविधान जिस देशों में होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, उनके संविधान के प्रावधानों में क्या अंतर होता है। कौन सा ऐसा देश है जिसके समस्त प्रावधान कठोर हैं या अनम्य हैं, तो यूएस है जिसके सभी प्रावधान लचीले हैं, नम्य हैं। श्रीलंका है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ नम्य अनम्य दोनों मिश्रण पाया जाता है, तो हमारा प्यारा भारत है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले हेडिंग पे, संविधानवाद व संवैधानिक नैतिकता। देखिए, मैंने समझाया था आपको संविधान के बारे में। अब संविधानवाद क्या होता है? देखिए, किसी भी देश में, किसी भी देश के संविधान में संविधानवाद का होना इस बात की पुष्टि करता है कि उस देश में उस देश का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। संविधानवाद का मतलब क्या हुआ? संविधानवाद का मतलब हुआ विधि के शासन से, लोकतांत्रिक मूल्यों की आज़ादी से, खुला समाज या लैंगिक न्याय जिस देश में हो, सामाजिक विभेद ना हो, सामाजिक न्याय जिस देश में हो, स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो एवं तटस्थ नौकरशाही हो। अब देखिए, जिन पॉइंटों को मैंने बोला, विधि का शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों की आज़ादी, खुला समाज, सामाजिक विभेद जिस समान देश में ना हो, सामाजिक न्याय हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तटस्थ नौकरशाही हो। मतलब तटस्थ का मतलब ये हो गया कि वो बायस्ड ना हो, मतलब किसी एक फेवर में ना जाए, वो अपना काम जो उचित है वो करे। अब इन चीज़ों को अगर आप किसी देश के संविधान से हटा देंगे तो क्या आप एक लोकतांत्रिक संविधान की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि उस देश में लोकतांत्रिक संविधान होगा? हालांकि उस देश में संविधान लागू है, जैसे कि कुछ देश हैं, सऊदी अरब है, इन देशों में संविधान लागू है। संविधान का मतलब क्या? वो पहलू, शासन प्रशासन के वो पहलू जो किसी चीज़ में संकलित किए जाएं, तो उन चीज़ वहाँ भी लागू। लेकिन इन चीज़ों की क्या वहाँ पर मौजूदगी है? अगर मौजूदगी होगी तो वहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान होगा, अगर मौजूदगी नहीं होगी तो वो अलोकतांत्रिक संविधान होगा। जैसे देखिए, संविधान प्लस संविधानवाद, लोकतांत्रिक संविधान, संविधान से अगर संविधानवाद हटा देंगे तो अलोकतांत्रिक संविधान। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में दर्शाई गई कटिबद्धता। इस बात को समझिए। संवैधानिक मूल्य मैंने बता दिए, अभी बताया, विधि का शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों की आज़ादी हो, खुला समाज हो, लैंगिक न्याय वहाँ पर होता हो, सामाजिक विभेद ना हो, सामाजिक न्याय हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तटस्थ नौकरशाही हो, मौलिक अधिकार मिले हों देश को, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हों, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। इस तरह से चीज़ें जो हैं उस देश में लागू हों। अब संवैधानिक नैतिकता ये होती है कि जो ये चीज़ें हैं उस चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए हमारे क्या कदम हैं, हम क्या उसको कम कर रहे हैं या फिर हम उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं कि मतलब कितना हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत डिबेट हुई, निजता के अधिकार पर बहुत सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, तो इन सब के निर्णय जो होते हैं वो संवैधानिक नैतिकता के आधार पर होते हैं कि क्या हम आगे उसको किस तरह से, कितने हम कटिबद्ध हैं, कितने हम सशक्त हैं उसको पाने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं संवैधानिक नैतिकता। फिर आते हैं हम भारत की संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे विश्व का विशालतम संविधान है। ठीक है, विश्व का विशालतम संविधान है, अब उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नम्य एवं अनम्य प्रावधानों का अद्भुत मिश्रण है,
शासन एवं सरकार का संसदनात्मक स्वरूप मिलता है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश है, ठीक है, अधिकारों एवं कर्तव्य। अब अधिकार तो दे दिए गए पर कर्तव्य नहीं दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि बिना अधिकारों को बिना कर्तव्यों के दे देना गलत नहीं है। आपने तो अधिकार दे दिए कि भाई डीएम साहब के ये अधिकार है, पर डीएम साहब के कर्तव्य तो आपने उल्लेखित नहीं किए, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। आपने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए, पर मौलिक कर्तव्य तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, तभी तो उसे पता होगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना। आपने पावर तो दे दी, पर उस पावर से किए गए कामों को नहीं दर्शाया। आप उसके प्रति, देश ने आपको पावर दी, आप देश के प्रति क्या कर्तव्य करेंगे ये तो उल्लिखित होना चाहिए था। अभी इन सब चीज़ों की बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ेगा आपकी संविधान में रुचि बढ़ती जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब देखिए, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट आता है एकल समेकित न्यायपालिका। हमारी एकल है, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि उच्च न्यायालय राज्य के हैं और सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है, ऐसा नहीं कह सकते। एकल मतलब सारी चीज़ें हायरार्की में, कुछ जगहों पर है, अमेरिका में है, अलग अलग है, अपना अपना स्टेट का वो अलग है और सेंटर उनका अलग है केंद्र का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एकल समेकित न्यायपालिका। एकल नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में, डुअल नागरिकता है, आपको राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और देश की भी प्राप्त है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हो भारत में, पर नागरिक नहीं हो सकते आप उत्तर प्रदेश के। आप नागरिक तो भारत के हो गए। इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा जब नागरिकता पढ़ी जाएगी। चलिए, भारत में सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार लागू है, तो इन पॉइंटों के थ्रू हम समझेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। विश्व का विशालतम संविधान, नम्य और अनम्य प्रावधानों का अद्भुत मिश्रण, सरकार शासन का संसदात्मक स्वरूप, भारतीय संविधान में अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश, एकल समेकित न्यायपालिका, एकल नागरिकता एवं सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, विश्व का विशालतम संविधान कैसे हो गया। तो विश्व का देखिए विशालतम संविधान इस तरह से हो गया कि अगर हम कुछ देशों को कंपेयर करें, जैसे अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, मूल ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, मूल कनाडाई संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अब आप कारण समझ सकते हो। कारण अगर इसका समझें कि भारत में इतने ज़्यादा क्यों, क्योंकि भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाई लोगों, विभिन्न डेमोग्राफिक डिविडेंड के बटे हुए आधार के लोगों का देश है। हम एक के लिए कानून एक बना सकते हैं, तो हमें उस जगह के, उस प्रजाति या जाति के को भी ध्यान में रखकर कानून बनाना होगा कि कहीं उसके धार्मिक एवं सामाजिक परिवेश में हम घुस तो नहीं रहे, हम उनके धार्मिक एवं सामाजिक आज़ादी को छीन तो नहीं रहे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हमने कई चीज़ों को बहुत विस्तृत रूप से देखा, क्योंकि हम बहुत ही, मतलब कह सकते हैं भारत एक कई भाषाओं का देश है, कई जातियों धर्मों का देश है। तो हम उस हिसाब से हमने उस अनुच्छेदों को, अपने कानूनों को, अपने प्रावधानों को डेवलप किया। अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती चली गई। कुल भाग हमारे 22 है, अनुसूची 8 है मूल संविधान में। मूल संविधान में 8 है। अब इस समय कितनी हो गई है? अब इस समय आप बताइए कितनी हो गई भारतीय संविधान में? अब सोचिए एक बार कि भारतीय संविधान में इस वक्त कितनी है। इस वक्त 465 जो है अनुच्छेद हो गए हैं एवं 12 अनुसूची हो गई हैं, ठीक है, एवं 25 भाग हैं। अगर गणना की जाए तो 25 भाग हो गए हैं। तो 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई और 25 भाग हो गए। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद, भाग 22 और अनुसूचियाँ 8। अब हम लगे हाथों ही कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं वो इस वक्त क्या क्या हैं। जैसे हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनको देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अनुसूची 1 में क्या क्या गया? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम को बताया गया है। ये समझ लीजिए, एक अनुसूची का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, जो नए लोग हैं उनको समझिए कि विषय सूची है ये। तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इन चीज़ों का उल्लेख है। आपको विषय को, आपके सब्जेक्ट को
विषय को 12 भागों में बांट दिया गया है, 12 अनुसूचियों में, और उसके बाद उनकी चीज़ों का बात कही गई। तो अनुसूची 1 में क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का नाम है। अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। अनुसूची 3 में शपथ के प्रकार की बात की गई है। अनुसूची 4 शपथ, फिर हम बाद में बात करेंगे जब अनुसूची सही से पढ़ेंगे कि किनके शपथ की बात की गई। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि अनुसूची 3 में किनके शपथ का उल्लेख है, किनके नहीं है। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों का आवंटन है कि किस प्रदेश में कितनी राज्यसभा, कहाँ से राज्यसभा की कितनी सीटें आएंगी। अनुसूची 5 में जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, ATMM को छोड़कर शेष भारत के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अनुसूची 5 से, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के SC ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। इसमें दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अनुसूची 7 में संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई कि संघ सूची में कितने विषय, संवर्ती सूची में कितने विषय और राज्य सूची में कितने विषय। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को होता है, केंद्र को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र अपने हाथ में ले सकता है। संवर्ती सूची में ये जो विषय होते हैं संवर्ती सूची के, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। जब मूल संविधान था तो देखिए, अभी मूल संविधान था तो 97 संघ सूची में थे विषय, 47 संवर्ती सूची में और राज्य सूची में 66। वर्तमान में संघ सूची में 100 हो गए हैं, संवर्ती सूची में 52 हो गए हैं और राज्य सूची में 61 हो गए। अब देख रहे हैं आप, राज्य सूची के विषय कम होते चले जा रहे हैं और संवर्ती और संघ के विषय बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या ये भारत के एकात्मक स्वरूप को नहीं दर्शाता है? सोचिएगा, इस पॉइंट को हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या हम एकात्मक स्वरूप की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, अध्यात्मक स्वरूप की ओर नहीं बढ़ रहे हैं हम, कि जहाँ पर सेंट्रल संघात्मक कहाँ रह जा रहा है। जब हम ज़्यादातर विषय हम संघ की ओर खींच ले रहे हैं तो हम संघ कहाँ रह गए, हम तो फिर एकात्मक स्वरूप में जा रहे हैं। तो सोचिएगा इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है। हम चलते हैं आगे। अनुसूची 8 में भाषाएं जब मूल संविधान थी तो 14, वर्तमान में 8 हो गई हैं। इस समय असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली 92 संविधान संशोधन 2003 में लास्ट भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली और ये संथाली। अनुसूची 9 पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। अब देखिए 8 तक तो मूल में था, अब यहाँ से जो हमने रिफॉर्म लेके आए। तो अनुसूची 9 फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। कुछ विधियों के विधि मानीकरण किए गए, मतलब कि अनुसूची 9 में हम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा कुछ प्रावधान है। उसको हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो करेंगे, अभी हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो हम उससे अपने भटकते नहीं है टॉपिक से। अनुसूची 10 92 संविधान संशोधन 1985 में आया, दल बदल निरोध के संबंध में आया। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया, जहाँ पर पंचायतों के विषय में कहा गया। अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही आया, शहरी स्थानीय प्रशासन की इसमें बात की गई। अब देखिए, इतने बड़े विशाल संविधान के इतने ज़्यादा अनुच्छेद होना, ये चीज़ों क्या कारण है? कारण ये है, नंबर 1 कारण ये है कि भारत का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से विशालतम एवं विविधता मूलक होना। जैसा मैंने बताया कि हम विभिन्न जातियों धर्मों में बटे हुए हैं, मतलब कई लोगों के निवास करते हैं, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से उसका भी एक कारण है। दूसरा कारण, हमारा संविधान एक विशेष प्रकार का संघात्मक संविधान है। हमने संघात्मक भी अपनाया है और एकात्मक भी अपनाया है। तो हमने दोनों के बीच का रास्ता लिया। तो हम वही है ना कि थोड़ा सा आपने उसमें से लिया, थोड़ा सा उसमें लिया, तो आप सबसे बड़े हो गए। और उसके बाद हमने 1928 की नेहरू रिपोर्ट का भी लिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इन दोनों को मिला के 2/3 भाग है आपके संविधान का। तो संविधान विशाल होता चला गया। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि विश्व के लगभग 12 देशों से हमने संविधान के तमाम प्रावधानों को लिया। इस कारण से एक सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान की विशालता, भारत के संविधान की जो विशालता है वो संविधान की दुर्बलता या रुग्णता को दर्शाता है। ये उनका कमेंट था भारत के विशाल संविधान होने का।
और आपसे ये पूछा जा सकता है कि विशालतम संविधान किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। कुछ और भी उनकी टिप्पणियाँ थी भारतीय संविधान के संबंध में, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे। अभी मैं जैसे उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो बार बार चैलेंज होंगे कोर्ट में। तो कुछ उनके कमेंट से आगे पढ़ते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे। नम्य एवं अनम्य प्रावधानों का अद्भुत मिश्रण। अब देखिए, पहला पॉइंट है नम्य, हमारे प्रावधान, हमारी सरकारें गतिशील बनी रहेंगी। नम्य प्रावधान से क्या होती है कि कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए जो नम्य रखे गए, जिनको हम आसानी से संविधान संशोधन नॉर्मल तरीके से हम संशोधित कर सकें। कुछ प्रावधान ऐसे अनम्य रखे गए जिससे भाई सरकार को इतनी पावर ना हो जाए कि वो नॉर्मल मेजॉरिटी से ही कोई भी कानून पास कर ले। मेजॉरिटी हम पढ़ेंगे, बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे अभी हम, तब हम देखेंगे कि किस तरह से कठोर जो अनम्य प्रावधान होते हैं उनको बदला जाता है। उनके लिए बहुत लंबी प्रोसेस चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत मेजॉरिटी और कई चीज़ों की चाहिए उसमें। एक होता है नॉर्मल मेजॉरिटी से पास कर लेना कि भाई जितने हैं उसका 2/3 ऐसे करके पास कर लो, तो जितने सांसद हैं और राज्यसभा में। तो इस तरह से नम्य कुछ प्रावधान ऐसे रखे गए जो नम्य चीज़ों से पास हो जाएं, और कुछ अनम्य प्रावधान रखे गए जिससे भाई सरकार निरंकुश ना हो जाए कि मनमाने तरीके से संविधान संशोधन करना शुरू कर दे। इससे क्या होता है कि अब जैसे मौलिक अधिकार है, अगर अब इसको कठोर ना बनाए जाएं तो गवर्नमेंट बिल्कुल चेंज कर दे आपका, जहाँ पर उसको लगे कि भाई हमारे प्रशासन में दिक्कत आ रही है, मौलिक अधिकार छीन लो इनके। तो फिर तो ये चीज़ें हैं ना, इसीलिए इन चीज़ों को अनम्य प्रावधानों में रखा गया, कठोर बनाया गया कि आप नॉर्मल तरीके से नहीं चेंज कर सकते, और करेंगे भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, मूल ढांचे की अवहेलना करेंगे अगर आप, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसको निरस्त कर सकता है आपको। उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है। वही है, धीरे धीरे जब एक टॉपिक पढ़ो तो कई चीज़ों का मिश्रण आता है, तो मैं बीच बीच में बोल देता हूँ, लेकिन वही है अपने टॉपिक, इसीलिए टॉपिक लिखा रहता हूँ कि अपने चीज़ों से भटकूँ ना। क्योंकि आदमी क्या होता है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दूसरे से रिलेटेड होता है, आप उसके एग्जांपल्स लेके आओगे साइड से, तो ऐसा नहीं करना है, अपने टॉपिक पे बने रहना है। चलिए, तीसरा पॉइंट था शासन अथवा सरकार का संसदात्मक स्वरूप। हमारा क्या है कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। अब अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दो होती हैं, हमने संसदात्मक प्रणाली को अपनाया। अब देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, जबकि संसदात्मक में क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति जवाबदेह रहते हैं। ऐसा देखिए क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ। अध्यक्षात्मक में क्या, अमेरिका का चुनाव, वहाँ पर जो मंत्री है, आप एक मतलब अगर मान लो उनको इकोनॉमी का कोई मंत्री बनाना है, फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाना है, तो वो क्या करेंगे, किसी इकोनॉमिस्ट को बाहर से लाके उसको फाइनेंशियल मिनिस्टर बना देंगे। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आपको राज्यसभा या लोकसभा से ही बनाना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक का मेंबर हो, नहीं हो तो 6 महीने के अंदर मेंबर हो जाए। तो ये होता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली है। देश का जो अब संसदात्मक में जो देश का संवैधानिक प्रमुख एवं सरकार का मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति नहीं होंगे। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है भारत में, राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अध्यक्षात्मक में संवैधानिक प्रमुख कौन है इस वक्त, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और सरकार का मुखिया कौन है, दोनों ही एक व्यक्ति हैं। तो अब इसमें क्या होता है, संसदात्मक में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को महत्व दिया जाता है, अध्यात्मक में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को महत्व दिया जाता है। चलिए, ये लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।